चलो चलो स्टार्ट करो। चलिए मास्टर बनना जा सकता सर जरा हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति और इटली था ना। वो ओके बाद तक नहीं हुआ था 25 तारीख के बाद नहीं हुआ था 25 के बाद कहाँ 25 26 के बाद नहीं था। कुछ ना 26 तो बंदे रहा, 27 लोग तो बंदे था, 28 हम उधर ही था आदमी। हाँ चलिए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 17 डेट के साथ 15 मई ना 14 जुलाई। हाँ 1789। उस समय बताना है कि कौन सी व्यवस्था वहाँ पे स्थापित है, शासन कैसे? सामंत व्यवस्था। सामंती व्यवस्था था। सामंत का मतलब होता है किसी के अंदर रह के, समझिए दास टाइप का। मगर पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, मगर उसको अगर हम तुरा कहें ना तो हमारी बात तुरा मानना पड़ेगा। हाँ अधीन जिसको कह सकते हैं। बताइए कि बास्तिल कारागार की घटना कब घटा था? बास्टिल वही 14 जुलाई 1789 को फाटक तोड़ता है, उसी दिन से वही दिन उसको मनाया जाता है, इसीलिए उसको राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। फ्रांस क्रांति की नारा बताइए। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा दिया गया था। मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून किसने कहा था? लुई 14। हाँ मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14 बोला था। बताइएगा कि वहाँ शासन व्यवस्था कैसी थी? जैसे स्वेच्छा जारी था, लोकतंत्र था, निरंकुश शासन था। हाँ तो निरंकुश शासन था, तो निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा संस्था का गठन किया गया था जो न्यायालय टाइप का बनाया गया था? पार्लमा। क्या नाम था? पार्लमा नाम का संस्था बनाया गया था जो अंकुश लगाने के लिए था। उस नाम के था। उसकी संख्या कितना थी? 17 थी। पार्लमा संस्था की संख्या 17। शीश महल का निर्माण कहाँ पे किया गया था? वर्साय में। कहाँ पे? वर्साय की संधि कब हुआ था? डेट के साथ 28 जून 1919 के हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। हाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसे अपमानजनक की संधि, आरोपित संधि भी कहते हैं। इससे पहले हुआ था 18 जून के उस कौन सा में हुआ था? पेरिस सम्मेलन हुआ था। वही में बैठक हुआ था सबकी कितना पैसा कितना लगाना था। 10 साल बाद फिर 10 साल करे 10 दिन बाद फिर उसको अति किया गया था, माने वर्साय की संधि। अब बताइएगा कि शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? हाँ लुई 14वां। वही बोला था, कोची नारा दिया था? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। गद्दी पर कब बैठा था लुई 16वां? 1774 में। भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कब हुआ था? 1774 में। ऑक्सीजन की खोज भी कब हुआ था? 1774 में। हाँ बताइए कि किस अपराध में लुई 16वां को फांसी दिया जाता है? देशद्रोह के अपराध में। बताइएगा भूमि कर था वहाँ पे चलता था। भूमि कर का नाम क्या था? जो टैक्स लगता था उस टैक्स को क्या कहा जाता फ्रांस में? टैले। और धार्मिक कर जो चर्च पर लगाया जाता था तीर्थ थे। क्या था? बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का था? ये तो राजा था। वाल्टेयर था, मोंटेस्क्यू था और रूसो था। ये तीनों में चर्च के विरोधी कौन था? वाल्टेयर। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? वाल्टेयर। लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक? वाल्टेयर। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर। वो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है, और ये आपका है लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर का। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक? मोंटेस्क्यू। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रेम का थी। कानून की आत्मा। किसका चर्चा मिलता है कानून की आत्मा में? स्वर्ग नरक। वो तो आपको अथी वाला मिलता है, दांते वाला में मिलता है। कुछ नाम था उसका, डिवाइन कॉमेडी में था, जो स्वर्ग नरक के काल्पनिक चर्चा किया गया है। ई में मिलता है आपका सरकार के 3 अंक की चर्चा मिलता है कानून की आत्मा में। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पहली बार। अब बताइएगा कि
शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? साइलेंट कर दी हो। बाद में चलेगा आज। हो गया, चलिए बताओ। बताइएगा कि फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा तीनों में से कौन था? वो तीनों में था ना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तीनों में। स्वतंत्रता। पहल का समानता का शुरुआत यहीं से होता है। तो बताइएगा कितने समाज में बटा हुआ था 18वीं शताब्दी में फ्रांस? 4 में 3 गो। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन आता था? प से प्रथम और प से पादरी। प्रथम स्टेट में कौन आता था? द्वितीय स्टेट में कौन आता था? अभिजात वर्ग, उस समय कहलाता था अभिजात वर्ग। और तृतीय में दोनों के छोड़ के बाकी सब, किसान हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, खेतिहर हो गया, मजदूर हो गया, सब आ गया कौन में? तृतीय स्टेट में। माने 90% इसमें और बाकी 10% में प्रथम और द्वितीय में। फ्रांस की राज की क्रांति के समय मुद्रा क्या था? ठीक है, लिब्रे। क्या था? लिब्रे। फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे। बताइएगा कि स्टेट जनरल अधिवेशन की शुरुआत कब हुआ था फ्रांस में? बैठक होता है, बुलाता है, पैसा की कमी हो जाता है तो बुलाता है, सारा का सारा पैसा का बोझ किस पे दे देता है? तृतीय स्टेट पे। तो वहाँ से क्या करता है कि बहिष्कार करके, सभा का बहिष्कार करके सब वहाँ पे तीसरा अथी वाला भाग निकल के अपना अथी करता है 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को माप तौल की शुरुआत, पद्धति की शुरुआत फ्रांस से। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में। हाँ। इसका जन्म 17। गांधी जी से 100 साल बड़ा थे, याद रखिए। 1769। गांधी जी से 100 साल पहले 1769। मृत्यु कब हो गया था नेपोलियन का? 1815 में युद्ध लड़ा है, वाटरलू का युद्ध ना, 3 साल पहले। 1821 में मृत्यु हो गया। अंतिम युद्ध उसका था वाटरलू का युद्ध। ओकरा से पहले एक बार युद्ध लड़ा था तो ओकरा कैद कर लिया था, तो वहाँ से भाग के आया, फिर लड़ा वाटरलू का युद्ध। आपकी कैद करके इसको भेज देता है और 6 साल बाद, हाँ, दीपुआ के नाम था, है सेंट हेलेना द्वीप था। सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देता, वहीं पर 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती। बताइए कि इसने इंग्लैंड का एक उपनाम दिया था। क्या? कौची कहा था इंग्लैंड को? बनियों का देश। हाँ, तो कहता है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन ने। किसने कहा? नेपोलियन ने। नेपोलियन के पिता का नाम बताओ। हाँ, कार्लो बोनापार्ट। हाँ, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट, हाँ बोलो, 1800 ना, 1 साल पहले। जहिया ये पहली बार चांसलर बनता है ना फ्रांस का, वही साल ही पहले उसी को अंत करता है। डायरेक्टरी शासन के अंत को अंत करता है। और कहिया ये पूरी तरह से आजीवन भर के लिए बन जाता है? पूरे जीवन के लिए। हाँ, आजीवन के लिए चांसलर 1804 में। 1803 में वो तो फ्रांस के सम्राट बन जाता है 1804 में। पहले चांसलर बनता है जीवन भर के लिए 1803 में, और अगले साल सम्राट का फ्रांस का सम्राट बन जाता है। और एक और चीज़ लागू करता है वो 1804 में, नेपोलियन कोड, नियम लाता है। नियम को चाहिए, नियमों के संग्रह को कहा जाता है कोड, नेपोलियन कोड। कब लागू हुआ था? तो 1804 में। बताना कि कब नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया था? ये पूछ ले था। 1796 में। 1796 में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को क्या किया था? इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। नेपोलियन इटली के था, फ्रांस के था, राजा था फ्रांस से। हाँ। बताना है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी का नाम क्या था? नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम जोजेफाइन। पहली पत्नी का नाम जोजेफाइन और दूसरी पत्नी का नाम मारिया लुइसा।
मारिया जोजेफाइन को तलाक देता है और मारिया लुइसा के साथ शादी करता है। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू के 10 साल पहले। तो 1815 में वाटरलू का युद्ध था और ट्राफलगर का युद्ध हुआ था 1805 में। 1805 में किसके साथ हुआ था ट्राफलगर का युद्ध? फ्रांस इंग्लैंड। हाँ ठीक है, नेपोलियन और वही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? 60 में का पूरे 1800 में। 1800 पूरे। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया? 1800 में। नेपोलियन कोड अभी बताएं दिए 1804 में। बताइए कि यूरोप ने इसको पहली बार जो लड़ाई हुआ था लिप्जिक नामक स्थान पर जो हार गया था उसको फिर कौन से अति द्वीप पर भेज दिया था, फिर वहां से भाग गया था? नेपोलियन का सेंट हेलेना वो तो लास्ट में इसका द्वीप था। एल्बा के एगो टापू है वहां पे भेजा था, वहां से 1813 में भाग जाता है और फिर वहां से भाग के फिर युद्ध करता है। 1815 में वाटरलू का आपकी पकड़ के कहाँ भेज देता है? तो सेंट हेलेना द्वीप पर। उसकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑस्ट्रिया का राजधानी 19 में 1815 में। 1800 इनमें फ्रांस था, फिर प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, फिर ये सब जो इसमें शामिल था। कहला तो पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो है ना वियना सम्मेलन हुआ था। और था कौन उस समय, इसका नेतृत्व कौन किया था वियना सम्मेलन का? मेटरनिक। कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। अब आते हैं इटली का एकीकरण। 19वीं शताब्दी से पहले इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। कितने? इटली के एकीकरण का जनक ठीक है, जोसेफ मेजनी। इसका एक फेमस नारा था, इटली एक हो। ना बोला था कि अगर क्रांति लाना है समाज में ना, नेतृत्व किसका हाथों में दे दो? नवयुवक के हाथों में दे दो। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण की शुरुआत सबसे पहले कौन करता? कौन सा राज अगुवाई होता? मतलब पहली शुरुआत कहाँ से होता है ना? वो तो आपका थी है, पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था। सार्डिनिया पिडमोंट से शुरुआत होता है। कहाँ? सार्डिनिया पिडमोंट। किसने इटली की समस्या को विश्व की समस्या बना दिया? आदमी का नाम बताना। काउंट काबो। इटली की समस्या ऑस्ट्रिया ना नहीं, इटली की समस्या को विश्व की समस्या किसने बना दिया? तो काउंट। किसे इटली का तलवार कहा जाता है? गैरीबाल्डी। इटली का तलवार। मेजनी ने दो अथी किया था, संस्था गठन किया था, यंग इटली और यंग यूरोप का। कब कब किया गया? 21 में, 34 में। तो कौन कौन? 1831 में कौन? ठीक, पहले छोटका और बाद बड़का। तो 1831 में कौन हो गया? यंग इटली। और यंग यूरोप 1834 में। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ? मैंने पूरी तरह से जो बटा हुआ था वो एक हो गया था एकीकरण करके 1860 में। 1860 में। और इसकी राजधानी कब घोषित किया गया था? इटली की राजधानी रोम। पहले कुछ और बनाया गया था, कहीं बटा हुआ था तो सब अपना अपना राजधानी बनाया था, मगर संयुक्त रूप से घोषित किया गया राजधानी रोम कब? 1871 में। 1871 में। तो बताइए 1878 में कौन सी संधि होता है? 1871 में। हाँ ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण किसने किया? काउंट काबूर। बोलेगा किसने किया? तो काउंट काबूर। अमर बोलेगा जनक कौन थे? तब जोसेफ मेजनी। इटली का एकता का जन्मदाता, पूरा यूरोप के जन्मदाता बोलिएगा ना, राष्ट्रवाद का विकास नेपोलियन करके किया था। ताकि सब में राष्ट्रवाद का बीज बो के कौन चल गया था? नेपोलियन। कल हम लोग का रहेगा जर्मनी का एकीकरण और रूसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति भी खत्म। इटली का एकीकरण किसको बोलेंगे? कौन किया? इटली के एकीकरण काउंट काबूर किया था, मगर जनक बोलेगा तो जोसेफ मेजनी बोलेगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871।
71 में रोम राजधानी बना था। रोम राजधानी 71 में। हाँ 1871, हाँ ठीक है 1871। 10 साल बाद 11 साल बाद। पहले इटली का राज्य गठन हुआ था 1860 में, 11 साल बाद उसकी राजधानी 1871 में। ये में याद है। स्थानीय हवा था। समीर तो हम लोग पढ़ लिए थे 3 गो, स्थलीय रात में, समुद्री और घाटी दिन में। बताइएगा चिन्नुक अमेरिका और कनाडा में कौन से तट पे, उत्तरी थे, रॉकी पर्वत के कौन से अधिभाग पे, पूर्वी ढाल पे, चिन्नुक के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे। और कोची करता था ये हवा, हाँ बर्फ को पिघलाकर वहाँ पे पशुपालकों के लिए चारागाह बन जाता है। फोन कहाँ चलता है, स्विट्जरलैंड में। सर्वाधिक विकास कहाँ है अल्पस पर्वत का, उत्तरी वहाँ पे वहीं पे है आपका स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक विस्तार। बताइएगा कि अल्पस पर्वत के कौन से भाग में चलता है? हाँ ये चलता है खाली उत्तरी भाग में चलेगा, खाली उत्तरी ढाल में चलता है। वो पूर्वी भाग में आई, खाली उत्तरी भाग में। ये कौन से खेती के लिए फेमस था? हाँ अंगूर को पकाने के लिए जल्दी पक जाता था। फोन चलता था तो अंगूर पक जाता था। हरमट्टन कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान, सहारा। और सहारा में कहाँ चलता है, कौन सी दिशा में? ठीक है गिनी तट पर चलता है, मगर उसको बोलते हैं कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में। और गिनी तट पे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर हवा कहा जाता है। हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर से बहने वाली धूल भरी लदी गर्म हवा को क्या कहते हैं? सिराको। सहारा सिराको। अभी सिराको को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। खमसीन कहा जाता है कहाँ पे? ईरान में। मिस्र में। मिस्र में किस नाम जानते हैं सिराको को? खमसीन। लीबिया में इसको कहा जाता है, उल्टा कर दिया है, याद रखिए, लमसम लमसम। गिबली क्या कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है? तो लीबिया में इसको सिराको किस नाम जानते हैं? गिबली। ट्यूनिशिया में इसे क्या कहता है? लीबिया राजधानी है, एक देश है अफ्रीका का। तो इस यहाँ पर पहुंची नागरिक जनसंख्या सबसे अधिक था। नागरिकृत है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला। सर्वाधिक तो नाइजीरिया था। वो नागरिकृत होते गए, नागरिकृत कहे, नाइजीरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या, और लीबिया सबसे ज्यादा नागरिकृत है। ठीक है ठीक है ठीक है। लीबिया का, लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसीन, ट्यूनिशिया में चिल्ली, ट्यूनिशिया में, और इटली में सिराको। इटली में क्या दिशा देते हैं? सिराको। और स्पेन में लेबेक, स्पेन में लेबेक कहा जाता है। अब बताइएगा ब्लैक रोलर किस देश में चलता है गर्म हवा? अमेरिका में। नॉर्दर्न अनाटी भी कहाँ था? अमेरिका में। नॉर्दर्न अनाटी भी अमेरिका, और ब्लैक रोलर भी अमेरिका। ब्रिक फिल्डर, विल्ली बिल्ली कहाँ चलता है? बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया। बिल्ली बिल्ली, तब ब्रिक फिल्टर भी, तब बिल्ली बिल्ली ठंडा और ब्रिक फिल्टर गर्म। कौन सा हवा है जो तंबाकू खेती को नुकसान पहुंचाता है, जो जावा इंडोनेशिया में चलता है? कोयम्बैग। कोयम्बैग हवा जो है जावा के इंडोनेशिया के जावा द्वीप के आसपास में चलता है, और कौन से खेती के प्रति पहुंचाता है नुकसान? तो तंबाकू के खेती को नुकसान पहुंचाता है। हाँ बताइएगा जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम जो हवा है वो कौन से मंडल में चलता है? क्षोभ मंडल। कितनी ऊंचाई तक चलता है? तो 6 से 12 किलोमीटर। 6 से 12 किलोमीटर। चलने की दिशा यूरोप से आती है, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से गति कितना होता है इसका? 120 किलोमीटर। हाँ 120 किलोमीटर पर घंटा। तो बताइए कि 121 किलोमीटर किस चक्रवात का? हरिकेन।
टाइफून का गति 160 160 और टॉर्नेडो का 325 किलोमीटर इसका गति है। कुछ और गर्म है। लू कहाँ चलती है? उत्तर भारत में ही कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में धूलबंदी जो आंधी होती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। चिन्नुको तो गर्म है ना। हाँ। आयला हवा कहाँ चलता है? फ्रांस में। आयला फ्रांस में। खाली अथी था या हो गया था? स्थानीय पवन था। अच्छा पवने देख लेते हैं, पवन में कुछ है। तो कल बादल हम लोग पढ़ लिया, बादल और चक्रवात दोनों, ठीक ना? बादल और चक्रवात। सिविक्स लास्ट कौन चलता ना? इकोनॉमिक्स निकालिए। इकोनॉमिक्स भी है ना पहले। इकोनॉमिक्स पॉइंट नंबर 2। इकोनॉमिक्स के बेटे जितना बढ़ा रहा है ना, दिन पर दिन इकोनॉमिक्स भारी कर रहा है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स। सादा छलका के बाद सेटलवा बचल है। कहीं है आज नहीं मरा है। ना पीछे वाला सब जो नहीं मारा होगा लेकर एक नया सेट में कुछ सब लेके चल जाते थे। सब सेट खत्म। लेके जाते थे वो संतोष में। क्वेश्चन वाला लिखते पीछे सादा रहे ना, वही पर लिख के लगती। ठीक है तो होगा, देखते एक आधा बढ़िया वगैरह कॉपी बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा फायदा करेगा। कॉपी स्टॉक रहेगा। चलो आते हैं आर्थिक समृद्धि। किसी देश की आर्थिक समृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है? जीडीपी प्रति व्यक्ति आय होता है। अच्छा सामान्य था, कहीं प्रति व्यक्ति आ जाता है। मापदंड बोलेगा ना तो आपको वहाँ पे प्रति व्यक्ति आएगा, और खाली बोल देगा कि उपयुक्त माप क्या है, तब आपको वहाँ पे देना है जीडीपी। ये गड़बड़ है। हाँ, थोड़ा सा का लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है बस। अब इकोनॉमिक स्टॉक है। हमू देखिए यहाँ दिले है ना, आगे देखिएगा दिले होगा। कहीं जीडीपी देख ले। हाँ जीडीपी है, तो थोड़ा सा का अंतर है। अब इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है, ये तो अभी बनता है। तो उसका हिंदी वाला होता दोनों लिखे चाहे। नहीं सर, थोड़ा सा अंतर है सर। मापदंड में दोनों में अंतर है। जीडीपी या प्रति व्यक्ति या दोनों अलग है। अंतर है। जीडीपी देश का निकलता है, प्रति व्यक्ति पर निकलता है। हर एक आदमी पर निकलता है। जीडीपी में चलिए ना ध्यान में आ रहा, चलिए अब बताइएगा। प्रति व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला देश की कुल जीडीपी बटा में कुल जनसंख्या। किसने कहा था गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया जाए वह गरीब किसी रूप का भी हो? मजरूल हक। महबूब उल हक। महबूब उल, जो यूएनडीपी का क्या किया था? खोज किया था। यूएनडीपी मतलब यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूएनडीपी पर्यावरण वाला। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? 1990 में महबूब उल हक, और साथ ही कौन थे? तो ये तो आपका पाकिस्तान के थे महबूब उल हक, और साथ ही भारत के कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 98 में। हाँ, अब बताइएगा कि यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक कितने शर्त पर होता है? इनके कितने सूचकांक हैं जारी करने के? कौन कौन? साक्षरता, ठीक है, पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ये 3 गो बिंदु पर इसका मापदंड होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। पहली बार कब जारी किया गया था मानव विकास सूचकांक? यूएनओ द्वारा। तो जिस साल स्थापना हुआ था पहली बार उसी समय जारी किया गया था। हाँ, 1990। बताइए मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना होता है? उच्चतम मान मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 और न्यूनतम होता है 0। 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 0 से लेके 1 के बीच में। तो इसमें मानव विकास के मामले में देश की स्थिति बताया गया, तो 4 भाग में बांटा गया। पहला, निम्न मानव विकास वाला देश, तो 0 से 0.55 याद रखना।
0 से 0.55 के बीच में जो आएगा वो निम्न मानव वाला आएगा, निम्न मानव विकास वाला देश आएगा। फिर 0.55 से आना है 7 तक, 0.55 से 0.7 तक आएगा। इसमें आएगा मध्य मानव विकास वाला देश, मध्य मानव विकास वाला देश। 0.7 से आना है 0.8, ये आ जाएगा उच्च मानव विकास वाला देश, उच्च मानव। 0.7 से 0.8 और 0.8 से आ जाएगा 1, 0.8 से आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बहुत उच्च मानव। तो यहाँ से बहुत उच्च मानव 1 से कहाँ तक बीच रह जाएगा, 0.8 से 1 तक है। उच्च मानव वाला आ जाएगा कहाँ पे, 7 से 0.7 से 0.8। फिर मध्य वाला मानव वाला आ जाएगा 0.5 से 0.55 से 0.7 और निम्न मानव वाला आ जाएगा 0 से लेके 0.55 तक। ये 4 गो था, बांटा गया है। 0.55 से 7, 7 से 8 और 8.8 से 1। निम्न मानव देश, मध्य वाला, उच्च वाला और बहुत उच्च वाला। हाँ, क्रय समता विधि, क्रय शक्ति समता विधि की शुरुआत पहली बार कब और किसने किया था? मैंने खरीदने के आधार पर किसी देश का बताना है पावर, हाँ, क्षमता के अनुसार। राष्ट्रीय महिला मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में। तो ये भी हुआ कहिया 1993 में। कौन इस किया था? तो IMF, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन का? हो जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ, बताइए कि 2014 का विकास रिपोर्ट के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का स्थान क्या था? खरीदने, तीसरा। खरीदने के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तीसरा। मगर ऐसे जीडीपी में बोलेगा तो 5वां। चौथा पर आया था, कुछ दिन लगता है। चौथा सेना में। अच्छा, हाँ, चौथा सेना में, ठीक है। फायरफॉक्स मामले में 9 भारत में कितना गोल्ड है इसके मामले में 9। सबसे नंबर 1 गोल्ड में अमेरिका 2000। यूएनडीपी का स्थापना तो हो गया था 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? वो आपका न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कल हम लोग का पढ़ लिया, कुछ इंडेक्स है, कब हुआ है पहली बार, बस एकरा में ही याद है। इंडेक्स है, ज़्यादा नहीं, इंडेक्स है खाली है, 8-10 गो है इंडेक्स, ओकरे पढ़ना खाली बस। पॉइंट वही में बच रहे थोड़ा सा खाली बस। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा समझने वाला राष्ट्रीय आय से। सूरज जोड़ दो कौची। समिति के जुड़वा। हाँ, प्राक्कलन अति लोकलेखा समिति है, प्राक्कलन समिति। अच्छा है ये ना है। संसद की वित्तीय समितियाँ बताइएगा, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? लोकलेखा समिति। प्राक्कलन समिति। सदस्यों की संख्या के आधार पर पता कीजिए। सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति। मेंबर के गो 30 गो, और 30 के 30 कहाँ से? लोकसभा से। बताइएगा कि इसका सदस्यों का चुनाव जो होता है, कार्यकाल सीधा सीधा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। और कब होता है इसका चुनाव? जून जुलाई में। मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। हाँ, बताइएगा कि समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। मतलब प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको, कौन बनाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष बने। बीच से, हाँ, दोनों संसद अति पारित करके हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसे हाँ, तो दोनों संसद हम बोले ना, दोनों सदन, दोनों संसद वोटिंग करवा के नहीं, दोनों 2/3 वोटिंग, राष्ट्रपति के साइन तब जाके होगा। हटा सके जब तक नया नहीं आएगा तब तक वो रहेगा। प्रोटेम स्पीकर आ फिर जाएगा, प्रोटेम आ जाएगा, फिर प्रोटेम आ जाएगा तब तक।
अगर यदि किंतु लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर इस समिति का चुना जाएगा तो वो समिति क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। अगर लोकसभा का क्या बन जाएगा? उपाध्यक्ष इस समिति का बना चुना जाएगा तो क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। इसका काम क्या है प्राक्कलन समिति का? कितना खर्चा हुआ है सबका हिसाब सब तैयार करना, सीधा सीधा याद रखिए, सरकारी खर्च को कैसे कम करना है इसका मुख्य काम है प्राक्कलन समिति का। सरकारी खर्च को कैसे कम करना है, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, मतलब कैसे जल्दी काम करवाया जाए, अच्छा से काम कैसे करवाया जाए, सब काम कौन करेगा? हाँ। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर बहस कहाँ होता है? बहस होता ही नहीं है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती है, परंतु अपने कार्य, जैसे क्वेश्चन तो उसे देवे करेगा, वो आपका लेगा सर, फंसाने के लिए कोई दे पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी करेगा। यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण संसद के समक्ष रख देता है। हाँ, बताइएगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा में सदस्यों की संख्या 22, के वो लोकसभा से के राज्यसभा से 15 हो गया लोकसभा और राज्यसभा 7 से। अभी अध्यक्ष कौन है? किसका? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा प्राक्कलन के कोई पीए से नाम है, पापट कुछ करके है, वापट या बापट है कुछ करके शायद। हाँ, प्राक्कलन के पये से नाम है। देखो बताइएगा कि लघु लोकसभा किसे कहा जाता है? प्राक्कलन को। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। विश्व का संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। बताइएगा कि ब्लू प्रिंट, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ब्लू प्रिंट बोलेगा भारतीय संविधान का तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब फिर वो लघु लोकसभा किसे कहते हैं? तो लोक लेखा समिति। गठन कब हुआ था? लोक लेखा का सबसे प्राचीन है ये 1919 में, 1919 में। और कार्य शुरू किया था 1925। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अभी कोई नहीं। हाँ, मतलब होता है कि नहीं होता? होता है तो हटा लोगा तो कहीं। 1 साल से खाली है। 1 साल से खाली है। इसका भी ना खाली, सत्ताधारी पार्टी का कोई आदमी हो। राज्यसभा के उपसभापति के खाली है नहीं वो पोस्ट। हाँ। उपसभापति राज्यसभा कहिए हरिवंश नारायण सिंह कौन है? ना लोकसभा के उपसभापति। लोकसभा के उपसभापति पिछला 4 बार से नहीं है। वही तो बोलते किस पापड़ रिटायर हो गया है। वही तो बोलते। देखिए चेयरपर्सन सीट वैकेंट, एस्टिमेट कमेटी कब करंट है अभी डेट? चलिए बताओ, प्रथम विरोधी दल का नेता कब बनाया गया था इसका, लोक लेखा समिति का? 1967 में प्रथम बार बना था। कौन? विपक्ष दल के नेता। हाँ, तो नाम क्या है उसका? मीनू मसानी। मीनू मसानी लोक लेखा समिति का प्रथम बार अध्यक्ष बनाया गया था विरोधी दल का। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को क्या है? 100 सदस्य माना जाता है। वोट देने का अधिकार है या नहीं? नहीं है। मुख्य कार्य बताइएगा। खर्चे का हिसाब परीक्षा लेना 4-5 गो है, याद रखिए। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदन की जांच करना, भारत सरकार के खर्चा के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, मतलब कितना सरकार दिया है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बचा है, नहीं बचा, वो सब जांच करेगा। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का व्यय किया गया है तो उन परिस्थितियों की जांच करना कि सही ढंग से किया गया है कि ऐसी खाली निकाल के ले लिया गया है। और समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन के लिए भ्रष्टाचार कुशलता में कमी लाए इसका प्रमाण की खोज करता है। अब बताइएगा, सरकारी उपक्रम समिति में का गठन कब और किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था?
सरकारी उपक्रम समिति 1963 जो भारत में पहला नाइके अपास गया था, पहला यान भारत का नाइके अपास। बताइएगा कि इसमें मेंबर कितने होते हैं? ये सरकारी उपक्रम समिति में 22 गो। जो लोग लेखा में होता है वही सरकारी उपक्रम समिति में 22 में 15 लोकसभा और 7 इस समिति के अध्यक्ष कौन नाम दर्ज करता है? लोकसभा के अध्यक्ष ही नाम दर्ज करता है। ग्रंथालय समिति में कितने मेंबर होते हैं? 9 गो। ग्रंथालय समिति में 9 गो, 6 गो लोकसभा से या 3 गो राज्यसभा से। ग्रंथालय समिति में 9 गो। हाँ, एकरा छोड़ के बाकी जो भी आएगा, कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी समिति, नियम समिति, सब में 15 गो, सब में 15 गो। कल हम लोग का पढ़ना है पंचायती राज। फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया। केमिस्ट्री खत्म हो गया, विविध है। कुछ ही पढ़ना तो याद है? मेडुला उडला तो हो गया था ना? मेडुला उडला गड्ढा हो गया। प्रजनन तंत्र था, जनन तंत्र आधा हो थोड़ा सा हुआ था, कुछ अति किया था, बाकी था। चलिए बताइएगा, मादा लैंगिक अंग के कितने भाग होते हैं? हाँ, 4 गो। मादा लैंगिक अंग के कितने भाग होते हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 5 मिलीमीटर। केवल 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन। बताइए, अंडाशय जिस झिल्ली के से सटा रहता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी किस झिल्ली से झरा रहता है? झरा तो पेरिटोनियम। हृदय भी होता है तो आपका हृदय ना, हृदय नहीं होता, पेरिकार्डियम होता है, वो पेरिकार्डियम होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर कौन से ऊतक का बना होता है? जैसे ना सल्कीय सल्काप, एपिथेलियम, स्तंभकार, एथिलियन, एपिथेलियम। हाँ, तो आपका अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। अंडाशय से कितने हार्मोन का स्राव होता है? 3 गो। अंडाशय से 2 गो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन किसका स्राव में सहायक होता है या किसको नियंत्रण करता है महिला में? हाँ, महिला जो ऋतुस्राव होता है ना, मासिक धर्म में, उसको नियंत्रण करता है प्रोजेस्टेरोन। अब बताइए कि फ्लोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है? 2 को। जो एमसी जो होता है, माहवारी होता है, वो दोनों में से होता है कि बारी बारी से होता है? बारी बारी। माने पहली 28 दिन का जो होता है गैप होता है। गर्भाशय का लंबाई बताइए। 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा है। ऋतुस्राव जो होता है कितने दिन पे होता है? 14 दिन। ऋतुस्राव बोलिए, मासिक धर्म बोलिए, रोजनावृत्ति बोलिए, सब एक ही है। 28 दिन। कितना दिन रहता है? 3 से 5, 5 नहीं कर सकते, 3 से 5 दिन। अब बताइएगा कि जो पहली बार जो ऋतुस्राव होता है उसको क्या कहते हैं? नहीं तो वो हिंदी में कहलाता है, नाम में कहला भी करता है रजोधर्म। मेनार्की कहा जाता है। पहली बार जब आता है उसको क्या कहते हैं? मेनार्की। हाँ, मेनार्की। हाँ, पहली बार जब बाल अति जो उस युवा अवस्था में पहुंचने के बाद जो पहली बार आता है उसे कहते हैं मेनार्की। फर्स्ट पीरियड को। मानव प्रजनन की क्रिया विधि कितनी है? 3 विधि है। पहला युग्मनज बनेगा, उसके बाद निषेचन होगा,
तब भ्रूण का विकास होगा। विकास होगा। पहले युग्मनज होगा, जब अंडाशय और शुक्राणु मिलेगा तो उसको बनेगा कुछ युग्मनज, इसको जाइगोट बोलते हैं हिंदी में। और वो उसका निषेचन होगा कहाँ पे? गर्भाशय में। और फिर उसके बाद वहाँ पे गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो जाएगा। भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा। हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भनाल। पहले शुक्राणु और अंडाणु में से दोनों मिलेगा तो जाइगोट कहलाता है, यानी इसी को। हाँ, और फिर वहाँ पे फ्लोपियन में होता है निषेचन क्रिया, और वहाँ से निषेचन होने के बाद कहाँ पहुँचेगा? गर्भाशय में, और फिर वहाँ पे विकास हो जाएगा भ्रूण का। भ्रूण का विकास भ्रूण कब तक कहलाता है? भ्रूण कब तक कहलाता है? कितना मंथ तो है, निषेचन के 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहा जाता है। 10 सप्ताह हाँ, 2.5 महीने हाँ 2.5 मिनट मोटा मोटी कह सकते हैं। 28 दिन चला ना, 28 महीने। कितने सप्ताह तक जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है भ्रूण में? कितना गया? जननी स्तर। हाँ, 3 महीना। 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तर का निर्माण हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। 7वां महीना ना। हाँ, अब बताइए कितने सप्ताह के अंदर हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन जाता है? 5 से 6 महीने। सप्ताह में बताना सप्ताह में तो जोड़िए ना। नहीं होगा उसे 2 महीना में। 7 से 9वें सप्ताह के आसपास में। हाँ, 7 से 9वें सप्ताह के बीच में क्या क्या बन जाता है? हाथ, पैर, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र। तंत्र में कौन? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। और हाथ और पैर, मतलब कहने का मतलब है कि पूरा बन गया बॉडी। कितने माह में भ्रूण में कंकाल बन जाता है? कंकाल 10 से 12। 90 माना 3 महीना। कितना? 3 महीना या 90 दिन कह सकते। तीसरे माह में भ्रूण का कंकाल तंत्र बन जाता है। ये महीना ले हाँ। 28 दिन के 84 दिन चल जाएगा, तो 12 महीने, अभी 12 सप्ताह। 28 मासिक ले रहा है, 28 दिन के लेता है ना। वो अलग नहीं लेके चलना उसे, वो आपका महीना आपका 31 दिन लेके चल ही पड़ेगा आपका। हाँ, चौथे माह में आपका आ जाता है सिर, शरीर पे रोवां। कोची में? चौथे में। तीसरे माह में कोची बना? कंकाल। तीसरे माह में कंकाल। चौथे में बन गया शरीर, सिर और रोवां। शरीर मान सिर और शरीर पर रोवां। 5वें माह में आहार नाल। 5वें माह में आहार नाल। और उसके बाद 6ठे माह में पूरी तरह से शिशु तैयार हो जाता है। पूरी तरह से शिशु तैयार। हाँ, 6ठे माह में। तो 7 से 9 सप्ताह में कोची कोची बना? 3 गो तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, और हाथ और पैर। चौथा में कोची बन जाता है आपका? तो सिर और शरीर पर रोवां। सिर बन गया और शरीर पर रोवां, चौथा महीना में। 5वां में बन गया आहार नाल। कोची बना? रुधिर और अस्थि मज्जा। आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा। जब अस्थि मज्जा बनेगा तो वहीं तो बन जाता है रुधिर। तो कोची कोची बन गया 5वां में? आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा। 6ठा में कोची बन जाता है आपका? पूरी तरह से शिशु का रूप ले लेता है। और 7वां से पोषण स्टार्ट हो जाता है उसका। हाँ, अब वहाँ से 7वां से 9वां महीना पूरी तरह से कौन खाएगा? खाना खाएगा मिलेगा तो बच्चा। जितना माँ खाएगी उतना ही हेल्दी बच्चा होगा। कंकाल क्यों बता? हड्डी। कंकाल आपका 90 दिन में, तीसरा महीना में। आहार नाल जो होता है, आहार नाल पाचन तंत्र के अंदर नहीं आता है। देखिए, आहार नाल में पाचन तंत्र में बहुत सारा चीज आता है। मुख से लेके यहाँ तक, मानव गुद्दा तक, एनस तक चल जाता है। पाचन तंत्र। हाँ, पाचन तंत्र तो पूरा चला, सब आ गया। आहार नाल के वो खाली। हाँ, फिर आहार नाल 5वां महीना में। आहार नाल हो गया, ये पाचन तंत्र के भाग है वो भी। थोड़ा सा इसे पूरी तरह से यहाँ तक खोल के दिया ना, एक प्रक्रिया हो गया। ऊपर आहार नाल का वो अंग हो गया पूरा। यहाँ मुख से लेके स्टार्ट हो गया यहाँ तक में। एक प्रक्रिया है जिसका विकास होता है। अब हो गया भ्रूण का पोषण, तो जान ही रहा कि किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा पहुंचता है। और 280 दिन के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। 280। हाँ,
बताइएगा यौवनी अवस्था को क्या कहा जाता है? यौवना अवस्था कितना उम्र को कहा जाता है? 12 से 14। हाँ 12 से 14 कहिए, 12 से 16 कहिए, ये भी है। इसको इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? हाँ कोची 12 से 14 कोची मानी इस यौवना अवस्था को आरंभ होने की क्रिया को क्या कहते हैं? 12 से 14 प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या कहता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। 12 से 14 साल है वर्ष में। हाँ यौवना आरंभ तो वो तो 10 साल से पहले तो बचपन में आ जाएगा ना। हाँ 12 से 14 किशोरा, 14 एक्यूरेट नहीं, 12 से 16 देगा या 12 से 14 नहीं देगा, 12 से 16 दे या 14 से 16 दे। कहाँ 10 से 12? 10 से 12 नहीं देता है। ना 10 से 12 नहीं देगा। तो दोनों में अलग होता है। मानो देखो भ्रूण हो गया, भ्रूण से बनता है कोची शिशु, शिशु बनेगा बच्चा, बच्चा से फिर बनेगा कोची बच्चा बाल्यावस्था में आ जाएगा, और फिर उसके बाद शिशु किशोरावस्था में आ जाएगा। युवा अवस्था। हाँ और फिर 18 साल के बाद फिर आ जाता है कोची। हाँ वही प्रौढ़ है। युवा के बाद प्रौढ़ है। प्रौढ़ शिक्षा तो चले बहुत आगे। वयस्क आता है। वो 30 के बाद हो जाएगा लगता युवा है के बाद वयस्क। प्रौढ़ में। 45 हाँ वही 30 के बाद जाएगा। ये सब तो ऐसे था, वयस्क होता है 45 ये तक। सर यानी के लिए देते का। है? हाँ देता है। अभी तो मेनार्की वाला तो बता दिए थे कि पहली बार जो आता है मिनार्की कब तक रहता है, ये आता है योजनावृत्ति या मासिक धर्म महिलाओं में 30 से 5 है। कितना साल तक? 40 से 45 या 40 से 50 साल तक यह आता है। गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? गर्भ के जो बाहरी जो झिल्ली होता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? जरायु कहा जाता है। क्या कहता है? जरायु। जरायु तो मनुष्य जरायु होता है। हाँ जरायु में तो अंडज जो जरायुज होता है, जरायु है। इसे कैसे होता है? ओविपोरस और बीबीपोरस। तो हम लोग किसका है? बीबीपोरस का है। हाँ जरायुज है। और एक होता है अंडयुज है, जो अंडे को जन्म देता है उसे ओविपोरस या अंडयुज बोलते हैं। हम लोग में आते हैं बीबीपोरस, जो जरायुज में आते हैं। वीवीपोरस, वीवीपोरस जो हम लोग में आते हैं। ओविपोरस में आता है जो अंडा देता है। हाँ चलिए कल हम लोग का श्वसन तंत्र पढ़ना है। श्वसन तंत्र स्टूडियो निकालिए। अभी कहाँ? विविध होमवर्क नहीं मिला था। नहीं डाला था। नहीं छूट बोले गया। थे ना कि बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया है गुरु जी उसको। ना ध्यान नहीं, बंद नहीं, ध्यान नहीं होगा, छुटा गया था। इकोनॉमिक्स पूछा गया, ध्यान नहीं देते। खाली स्टडी है अब आपको। वो बेगवा बदल दिया। किससे बदल दिए? खा गया 600 रुपया वो। क्या हलो? भूला गया। मम्मी फीस दी, अब पता ना पानी में दह के भाग गया। दो के भागेगा तो नहीं नो। नीचे मम्मी जानते क्या करता है? वो मम्मी की वही पनिया थी, जब हिला के वो पनिया अंदर डाल के हिलाया, ऐसे किया होगा, ऐसे करके गिरा होगा, बह गया होगा। 100 रुपया खाली। हाँ मरवा दीजिएगा तो दूसरा छप हो जाता है। मरवे का एक कर चलिए ना, नंबर नहीं गायब होगा उसका, ये सब नहीं गायब नहीं होता। वहाँ ही रहता है हाँ रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड नहीं, वो अथी नहीं होता, पानी में नहीं गलता है नंबर जल्दी। पानी में जल्दी तो आपको एक, हाँ वो नोट वाला जो नंबर होता है आपको जल्दी नहीं गलता है। देखिएगा हम एक दिन रख के देख लें, 24 घंटा तक हम रख के देखें। भाई एक और नोटे नहीं चलता है पानी में तक। चलिए पेज नंबर कितना था? 32 ना? 24 है। अच्छा 24 था, 32। अच्छा थिया वाला इटरिया वाला याद आ रहा है। नहीं पूछा आज वो। चलिए ना 23 पूछा गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण समाज था। बताइएगा भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों ने कहाँ बनाई थी? शिमला। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य? कश्मीर। जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध? टिहरी बांध। अच्छा गुरुत्वीय ऊंचा सबसे पूछता है। निर्माण कब हुआ था टिहरी का? 2006। भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध। इसका निर्माण कब हुआ है? 1956 में।
हल्दी घाटी युद्ध जो भूमि कहाँ पे है? हरियाणा हल्दी घाटी तो राजस्थान। हरियाणा का है, वो तो पानीपत वाला लगता है। कुरुक्षेत्र बोलेगा तो आपका है हरियाणा। पानीपत कुरुक्षेत्र। पलासी का युद्ध जानते हैं कहाँ पे? बंगाल में। पलास नदी हाँ फूल बहुत ज़्यादा होता है पलास से, और उसी पलास के फूल से बनाया जाता है अबीर। गुलाल उलाल जो बनता है ना वो आपका उसी से बनता है, इसीलिए उसको पलासी प्लास प्लास बहुत ज़्यादा फूल मिलता था, इसीलिए प्लास 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 करते उसे प्लासी बोल दिया उसे इंग्लिश में। पलास की बुनकरों का शहर ये यूपी के है। 1526 में पानीपत। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिला को चमोली कहा जाता है। जिम कार्बेट का पहला नाम? जिम का कचरंगा जिमी कार्बेट पहले था। हिमिस। हेमिस की हिमिस हिमिस या हेमिस का नाम? हेमिस को लद्दाख के है। ना हिमिस है। हैं ये दूसरा होगा हेमिस। हिमिस हिमिस होगा हिमिस। हिमिस होगा। अब जिम कार्बेट के रामगंगा रामगंगा कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य? गिर अभी जो चेंज करके जोड़े वाला है वो अब नया अभी नया दिया है जोड़े वाला, अभी से नागा अर्जुन वाला याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा अभी दिया नहीं, जोड़े वाला काम कर दिया है। नागा अर्जुन। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? बंगाल से 1912 1912 में। उड़ीसा 36 1936। पहला सूती वस्त्र मिल? कलकत्ता नहीं मुंबई में। कलकत्ता। पोस्ट ग्लास्टर 1818। हैली नेशनल पार्क कही थी और ठीक कही था, हिमिस हम बोली थी। हैली हिमिस आपका लद्दाख में वही है। हेमिस लद्दाख में है। हाँ हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क है। हेली नेशनल पार्क। ठीक है ठीक उसके है। बाद कार्बोनेट हुआ जिम कार्बोनेट, जार्विन। उसके बाद रामगंगा। जिम कार्बोनेट माने भारत का पहला उर्वरक कारखाना? भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पे? रानीपेट 1906। 1951 में आज़ादी के बाद है सिंदरी। रानी पर 1900 तमिलनाडु। हाँ रानीपेट 1906 तमिलनाडु। 1900 कब है? 1900 के बाद 1951। सिंदरी आपका झारखंड में है। रानी पर तमिलनाडु। सलीम अली पक्षी विज्ञान, हाँ रानीपेट तमिलनाडु में है। रानीपेट रानीगंज है पश्चिम बंगाल, रानीपेट है तमिलनाडु। हाँ? हाँ रानी के अच्छा कोयला के लिए फेमस है वो। सलीम अली यहाँ है जम्मू कश्मीर। सलीम अली आपका तमिलनाडु में है। जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे उसका पक्षी अभ्यारण्य है सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र है आपका तमिलनाडु में। हाँ सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य एगो कहाँ पे है? एगो आपका हरियाणा भी है, एगो गोवा में भी है ये, ठीक ना। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा, जिसको चराओ के नाम से जानते हैं, चराओ। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र? ये तमिलनाडु में कल्पक्कम ना कर्नाटक में लगा। कर्नाटक पश्चिम बंगाल 1897। कौन? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। भारत का पहला जल विद्युत दार्जिलिंग 1897। हाँ 1902 में हुआ था, कर्नाटक में शिव समुद्र में हुआ था। 1902। स्लेम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, लाह 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 रांची। नंदन कानन अभ्यारण्य? नंदन कानन राज्य पर्व? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। ओटीटी किया केरल। ओटीटी किया केरल। नाप्था झाकरी जल विद्युत परियोजना? हिमाचल। नाप्था झाकरी हिमाचल। कौन सी नदी पे है? सतलज। नाप्था झाकरी सतलज।
उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत कथक। कर्नाटक में कथकली ना 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 यक्षगान। यक्षगान कौन? यक्षगान। कथकली केरल कुर्गा कर्नाटक, कर्गा कर्नाटक, कुर्गा कुर्गा करगा सब यूज करिए। यक्षगान चार मेन है। बताइएगा कोलार किस खनिज के लिए? सोना। हुट्टी? हाँ, हुट्टी कर्नाटक सोना के लिए है। समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? समुद्री उत्पादक मान समुद्र से प्राप्त करने वाला वस्तु केरल। समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी सीधा चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर। नेपा नगर तो जानते हैं कोची के लिए फिर नेपा नगर कागजी बताइएगा किस नेपाल नगर हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक किस राज्य में? शिवालिक है तो कर्नाटक उत्तराखंड। कर्नाटक में कहा? शिवालिक कर्नाटक में कहा? हाथी कुछ है क्या नीचे वाला? है वहाँ पे है, केरल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई। गोकक प्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक बेलगावी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई। कब? 1901 पहली बार 1840 में हुआ था। इससे पहली बार तो उसको प्रमाणित नहीं मिलता है, मगर पहली बार हुआ था। और फिर 1859 में हुआ है। हाँ, हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट ठीक है हैदराबाद। सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। और सबसे कम जनजाति वाला राज्य मिजोरम। कहाँ पे? मिजोरम। दक्षिण का कश्मीर केरल। दक्षिण का कश्मीर केरल। अलमाटी बांध किस नदी पे? कृष्णा। किस राज्य में है? कर्नाटक। मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। किस राज्य में है मेटूर? तमिलनाडु। सिगरौली किस क्षेत्र से मान किस खनिज के लिए फेमस है? मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र के लिए सिगरौली। दाम्भोल परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र। एनरॉन पावर प्रोजेक्ट उसी दाम्भोल को कहा जाता है एनरॉन, महाराष्ट्र में। उड़ी पनबिजली परियोजना ठीक वही है। उड़ी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय ऑप्शन में रहेगा तो सब मार किया जाएगा। एलिफेंटा गुफा है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना झारखंड। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय। विदर्भ किस राज्य के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र। झुमरी तिलैया बांध किस राज्य में है? तिलैया झ से झुमरी या झ से झारखंड। झुमरी तिलैया बांध कहाँ है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सेवन सिस्टर तो सब मालूम है अब लोग के। 7 को आता है, उनमें कौन नहीं आता है? तो सिक्किम। सिक्किम छोड़ के पूर्वारी सब। सिंधु जल समझौता डेट के साथ
किसके किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और भारत। 19 सितंबर 1960 को। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आज समाप्त हो गया। कल हम लोग का पेज नंबर SPD 25। सिस्टम अपडेट हो रहा था।